नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन कराम, ये 2004 या 2005 की बात है। मैं कराची में था और AB इंडस्ट्रीज़ में मुझे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। हमारा एक छोटा सा एंटरप्राइज़ था, तो मुझे एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जनाब शाहिद साहब से मिलना था। जब मैं शाहिद साहब के दफ्तर में गया तो उनके कमरे की टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा एटलस, एक नक्शा जो है शीशे के नीचे लगा हुआ था, बड़ा खूबसूरत सा, जिसमें अफ़गानिस्तान भी नज़र आ रहा था और ममालिक भी, और साथ ही साथ कैस्पियन सी भी नज़र आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये कैस्पियन सी क्या है? तो उन्होंने कहा, महमूद साहब आपको मालूम नहीं है, इसी कैस्पियन सी की वजह से तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया है। उसको यहाँ के मादनियात के ऊपर कब्ज़ा करना है और कैस्पियन सी तक पहुँचना है अफ़गानिस्तान के बाद। और फिर ये बात भी समझ में आई कि तालिबान ने क्योंकि अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पे अफ्यून की काश को ज़ीरो कर दिया था, और जो पीछे बैठी हुई डीप स्टेट थी, जो पीछे बैठा हुआ माफिया था, वो ये नहीं चाहता था कि दुनिया से अफ्यून ख़त्म हो। अफ्यून की उनको फसल की ज़रूरत थी। चुनाचे एक बड़ी वजह अमेरिका की अफ़गानिस्तान पे हमला करने की ये भी थी। यही वजह है कि अमेरिका ने और नेटोज़ ने जैसे ही अपनी अफवाज जो हैं वो अफ़गानिस्तान में उतारी हैं, उसके फ़ौरन बाद दोबारा से अफ्यून की जो काश्त है वो शुरू हो गई। कैस्पियन सी पहली दफ़ा उस वक्त मेरे सामने आया ये नाम, और फिर मैंने इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया और इसके बारे में सवाल करने शुरू किए, इसके बारे में मुताला करना शुरू किया। तो फिर ये बात एक अरसा तक मतलब होती रही और फिर ख़त्म हो गई। लेकिन अभी पिछले जुलाई स्पेशली सितंबर 27 से जब से ख़बरें आना शुरू हुई कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग छिड़ गई और जंग की वजह नगोर्नो काराबाख है, तो उसमें मुख्तलिफ आज के नाम नहाद दानिश्वरों ने जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जिनका हमारे जो एंकर्स बन गए हैं, जिनका हमारे प्राइवेट टीवी चैनल्स पे कब्ज़ा है, उन्होंने एक अलहदा से एक नया स्टैंडिंग पॉइंट देना शुरू कर दिया उसके हवाले से, और इसको हक़ व बातिल की जंग बनाने की कोशिश की अज़रबैजान की और आर्मीनिया की, और अज़रबैजान को मुसलमान और आर्मीनिया को ईसाई स्टेट की होने की वजह से ये बताया कि ये हक़ व बातिल का कोई मार्का है। हालांकि इसका हक़ व बातिल के मार्के से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग के हक़ाइक़ और उसके सियासी पस मंज़र को समझे बग़ैर, उसके जोग्राफिया को समझे बग़ैर, उनकी तहज़ीब और उनकी तारीख़ को समझे बग़ैर आप आज की इस जंग की अहमियत को या इसके होने को नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें 3-4 कैरेक्टर्स, जैसे आरिश है, जिसे हम नगोर्नो काराबाख कहते हैं, आर्मीनिया है, फिर अज़रबैजान है, फिर रशिया है और कैस्पियन सी है, ये सब कैरेक्टर्स हैं। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे, इनकी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमें सारी बात समझ में नहीं आएगी। तो इस सिलसिले की मैं आज पहली वीडियो जो है वो पहला व्लॉग कर रहा हूँ जो कि कैस्पियन सी से मुतल्लिक है। कैस्पियन सी, स्ट्रैबो एक इल्म जोग्राफिया का बहुत बड़ा माहिर गुजरा है और ये जोग्राफिया का बहुत बड़ा आलिम भी था। इसका ताल्लुक यूनान से था। इसने 64 कबल मसीह में कैस्पी कबाइल का मुताला करना शुरू किया और उनके साथ जाके रहा भी। और कैस्पी कबाइल जो थे उस वक्त इस समंदर की मगरबी सिमत पे आबाद थे। वो स्ट्रैबो ही था जिसने इस समंदर को कैस्पियन सी का नाम दिया। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 64 साल पहले से ही इसका नाम कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी दरअसल समंदर नहीं है, ये एक लेक है। लेक कहते हैं झील को। ये दुनिया की सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। जब किसी भी जिसको हम समंदर समझ रहे हों और उसका ताल्लुक ज़मीन के ऊपर किसी और जगह पे किसी दूसरे समंदर से, ओशन से ना हो, और लैंड लॉक्ड हो, यानी कि चारों तरफ उसके पानी ही खुश्की हो और वो पानी मूवमेंट भी ना कर रहा हो, तो ऐसे पानी को झील ही कहा जाता है। कैस्पियन सी का पानी नमकीन है। कैस्पियन सी शुमाल से जनूब की जानिब इसकी लंबाई 1174 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 326 किलोमीटर है। ये 3,75,000 मुरबा किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी गहराई 788 मीटर है। इसका रकबा अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के बराबर है। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक कैस्पियन सी में 48 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं।
कुछ ये कहते हैं कि 50 बिलियन बैरल से भी ज़्यादा हैं, और 8.7 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस इसमें मौजूद है, और सोडियम सल्फेट इसके सिवा है, और कैवियार इसके सिवा है। कैवियार का दुनिया में 90% कैवियार कैस्पियन सी जो है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। कैवियार दरअसल एक प्रोडक्ट है जो किसी एक ख़ास किस्म की मछली में पाया जाता है, और ये खाने के ऊपर गार्निश करने के तौर पे इस्तेमाल होता है। और कैवियार के 1 पाउंड की कीमत जो है वो $5000 से भी ज़्यादा है। इस झील का पानी समंदर के पानी से 3 गुना कम नमकीन है। इसमें छोटे बड़े 50 जजीरे हैं। चेचन, तोलिने, मोरोस्कोए, कोलाले, जिलोए और उगरचिन इसके मारूफ जजीरे हैं। ये जो मौजूदा सूरत हाल है ना कैस्पियन सी की, जिसे मैं झील कह रहा हूँ, जिसे 1991 से पहले रशिया और ईरान आपस में शेयर करते थे, आधा आधा इनके ऊपर कब्जा था। इसके अंदर क्योंकि तेल के बहुत सारे ज़खायर हैं, तो ये यहाँ से ड्रिलिंग करके तेल निकालते थे, गैस निकालते थे, और फिर इन दोनों का ही इसके ऊपर कब्जा था और इन दोनों की ही हुकूमत थी। 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया और बहुत सारी रियासतें आज़ाद हुई, तो कैस्पियन सी जिसे मैं लेक कह रहा हूँ, ये कैस्पियन सी जो है इसके इर्द ये चारों तरफ से ज़मीन के में घिरा हुआ है, और इसका किसी जगह से भी जो नॉर्मल ओशंस हैं उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो कैस्पियन सी है, इसके नीचे की तरफ ईरान है, बाईं तरफ आज़रबाईजान है, और सीधी तरफ तुर्कमानिस्तान है। थोड़ा सा ऊपर जाएं तो आगे कजाकिस्तान है, और बिल्कुल ऊपर बालाई सतह पे रशिया है। तो इन पहले सिर्फ रशिया और ईरान इसको आधा आधा आपस में शेयर करते थे। जब ये रियासतें आज़ाद हुई तो इन्होंने कहा इसमें तो हमारा भी हिस्सा है, क्योंकि हमारा कोस्टल एरिया बहुत सारा इसके साथ साहिली पट्टी लगती है। चुनाचे हुआ ये कि इसके ऊपर फिर मुज़ाकरात होना शुरू हुए, और फिर इसके ऊपर इन 5 ममालिक में आपस में दुश्मनी और गुस्सा और मिलिटरलाइजेशन का भी खतरा पैदा हो गया कि उन्होंने अपनी वहाँ पे फौजें डिप्लॉय करने और इस पर कब्जा करने और इस पर झगड़ा होने के मामला सामने आना शुरू हो गए। तो 1991 से लेकर 2018 तक 2000 से ज़्यादा दफ़ा निगोसिएशंस हुई हैं इन 5 ममालिक की। इन 2000 निगोसिएशंस में ये लोग इस बात पे मुत्तफिक नहीं हो सके कि हम इस कैस्पियन सी को किस तरह आपस में मुत्तफिका तौर पे डिवाइड करें और इसके वसाइल को इस्तेमाल करें और इससे दौलत कमाएं। लेकिन 12 अगस्त 2018 में ये 5 ममालिक एक टेबल पे इकट्ठे हो गए, एक पेज पे आ गए, और इन सब ने मिल के आपस में एक मुआहदा जो है वो दस्तखत कर दिया, जिसकी बाद में यूनाइटेड नेशन ने भी बड़ी तारीफ की कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो आपने कर लिया, और बगैर किसी खून खराबे के आपने इतना बड़ा काम कर लिया है। इसकी थोड़ी सी टेक्निकल सूरत हाल समझ जाइए कि अगर ईरान ये चाहता था कि इसको लेक ही डिक्लेयर रखा जाए, इसको ये लेक ही रहे, ये झील ही रहे, इसको समंदर ना कहा जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो उनका आपस में रशिया के बाद ईरान का हिस्सा था और किसी का था नहीं। लेकिन जब बाकी लोग 3 और ममालिक इसमें उतर आए तो उन 3 ममालिक को भी जाहिर है उसमें से हिस्सा देना था, क्योंकि साहिली पट्टी तो उनके साथ भी लग रही थी उसकी। चुनाचे इस पे ये तय हुआ बिलाखिर अगर वो वहाँ पे अक़वाम मुत्तहदा के जो कवानीन है जो वाटर या ओशंस के हवाले से, सीज़ के हवाले से, उनको अगर इसके ऊपर लागू करते तो वो तो ये कहता है कि आप हर वो मुल्क जिसकी साहिली पट्टी लगती है उसको आप वो एक ख़ास नॉटिकल माइल्स तक जो है ना वो उसके अंदर ड्रिलिंग कर सकता है, और उस थोड़ा सा और आगे तक फिशिंग कर सकता है, और बाकी इंटरनेशनल सी है जिसमें पूरी दुनिया फिर सकती है। तो ऐसी सूरत में उनके लिए अगर उसको सी डिक्लेयर करते हैं तो फिर सिर्फ उनको पट्टी दस्तयाब होती, और दूसरा ये कि इसमें इंटरवीन हो जाती पूरी की पूरी दुनिया, और भी दुनिया का कोई भी मुल्क आके वहाँ पे उसमें ट्रैवल कर सकता था, अपने शिप्स उतार सकता था। और रशिया को इस बात का एहतमाल था कि यहाँ पे मिलिटरलाइजेशन ना हो, बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो अपनी फौजें यहाँ पे डिप्लॉय ना कर दें, और जो बाहर की ट्रैफिक है समंदर की वो ट्रैफिक इसमें ना चले। ये इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे थे। तो एट दी एंड इसको उन्होंने कहा कि अगर हमने इसको सी डिक्लेयर कर दिया तो यूनाइटेड नेशन के तमाम कवानीन का इतलाक होगा, और अगर लेक डिक्लेयर करते हैं तो हमारे जो 5 ममालिक हैं ये हमसे राज़ी नहीं होते।
बिल आखिर ईरान ने एक अच्छे नेक नियति का सबूत दिया और एक स्टेप पीछे हो गया। लोग तो इसको ये कहते हैं, हालांकि ईरान में बहुत सारी इसके ऊपर एजिटेशन भी हुई है। अवाम ने कहा कि आपने गलत सफारतकारी की वजह से कैस्पियन सी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है गंवा दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर ईरान एक स्टेप पीछे ना होता तो इसका हल ना सामने आता। मैं इसके ऊपर खिरारी तहसीन पेश करता हूँ ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन को और उनकी गवर्नमेंट को और उनके माहिरीन को, उनके इंजीनियर्स को, कि उन्होंने सही फैसला किया है। अब इन्होंने जो 12 अगस्त 2018 में इन पांचों ममालिक ने बैठ के जब इत्तफाक राय जिस बात पे किया है, उसका मैं क्रक्स आपको बता देता हूं। वो क्रक्स ये है कि जहां जहां पे भी साहिली पट्टी जिस जिस मुल्क के साथ लग रही है, उस साहिली पट्टी से आगे 15 नॉटिकल माइल्स तक वो ड्रिलिंग कर सकती है तेल और गैस को निकालने के लिए, और उससे आगे 10 नॉटिकल माइल तक वो फिशिंग कर सकती है। उसके बाद जो बीच वाला पानी है वो इनफ्लो है, वो पूरे पांचों मालिक उसके मुश्तरका मालिक हैं और वो उसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, जहां तक जाना चाहें, जहां से भी वापस आना चाहें, और आपस में तिजारती ताल्लुकात भी कर सकते हैं। अब आसान हो गया तुर्कमानिस्तान के लिए कि वो अपनी गैस जो है वो अजरबैजान के ज़रिए सेंट्रल यूरोप और इटली तक पहुंचा दे, तो और उसके गैस पाइपलाइन उस झील के नीचे से गुजार दे। वो एक बहुत बड़ा शॉर्टकट उसको मिल गया। इसी तरह इनकी अब ईरान अगर कोई रशिया के साथ करना चाहता है तिजारत, तो तिजारत का सामान उस कैस्पियन सी उस झील के ज़रिए वहाँ तक पहुँचा सकता है। चुनाचे हुआ ये कि इस मुज़ाकरात की इस मेज़ पे ये सब जब इकट्ठे हुए 12 अगस्त 2018 में, तो इन्होंने ना इसको साहिल का, ना इसको सी डिक्लेयर किया, ना इसको लेक डिक्लेयर किया। उनका इसकी एक यूनिक स्टेटस इसका डिक्लेयर कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके किनारों से सारे मालिक हैं, 15 नॉटिकल माइल तक ड्रिलिंग कर सकते हैं अपनी साहिली पट्टी के अंदर, और 10 उससे आगे 10 नॉटिकल माइल तक फिशिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा जो बाकी है वो सब मिलकर इस्तेमाल करेंगे। ये मामला तय हो गया। इस मामले के तय होने की वजह से एक बहुत बड़ी सेंट्रल एशिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। असल में ये जो कैस्पियन सी है, जो लेक जिसे मैं कह रहा हूँ, ये एशिया को और यूरोप को के दरमियान एक ख़त है, एक बैरियर है, यूं ख्याल फरमा लीजिए। तो ये सारी तब्दीली इस वजह से आ गई। कैस्पियन सी की जो मौजूदा स्टेटस है, जिस हालत में ये मौजूद है, ये पिछले 55 लाख साल से इसी हालत में मौजूद है। कैस्पियन सी का जो जनूबी हिस्से की जो तय है वो कम अज कम 541 मिलियन साल पहले मार्ज़ वजूद में आ गई। एक ओशियानोलॉजिस्ट हैं, समंदरों के इल्म के माहिर, उनका नाम है अलेक्जे निलोविच कोजारीफ। ये बहुत बड़े ओशियानोलॉजी के माहिर हैं और इनकी एक बड़ी शोहरा आफाक किताब है जिसका नाम है हाइड्रोलॉजी ऑफ कैप्सियन एंड एरल सी। ये एक शोहरा आफाक किताब है इनकी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में अपने इस कैस्पियन सी के मकाले में उन्होंने लिखा है, उन्होंने बयान किया है कि कैस्पियन सी की साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का काम पीटर आजम अव्वल के हुक्म पे 18वीं सदी में शुरू हुआ। रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 1720 में पहली रिपोर्ट जो है वो शाया की। नेविगेशनल इंस्ट्रक्शंस और एटलस 1731 में शाया हुई। ये सब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ। ये मैं किसी हमारे यहाँ पे जो आजकल बहुत सारे दानिश्वर और एंकर पर्सन जो अंडे बच्चे दे रहे हैं ना, ख्यालात के नए नए वहम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ये उनके रेफरेंसेस नहीं हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के रेफरेंसेस हैं जिनके ऊपर ऑलमोस्ट सारी दुनिया का इत्तफाक है। इसके अलावा कैस्पियन सी की हाइड्रोलॉजिक, केमिकल और बायोलॉजिकल तहकीकात 1904 में शुरू हुई, जबकि मुस्तकिल हाइड्रोमीटरोलॉजिकल मुशाहिदात का आगाज़ 1920 में हुआ। अब वो जो मैंने आपके सामने पूरा उसका कज़िया बयान कर दिया पहले कैस्पियन सी का, वो आपने समझ लिया। कैस्पियन सी के कुदरती वसाइल की मुत्तफ़िक़ा तकसीम से मुतल्लिक़ इन पाँचों ममालिक के दरमियान 2000 दफ़ा मुज़ाकरात हुए, ये भी आपको मालूम हो गया। कैवियार और फिशिंग का भी बहुत बड़ा स्कोप है।
कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी दरअसल इस कायनात के राजों में से एक राज है। दुनिया भर में समंदर फैले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे ख़जाने और मादनियात मौजूद हैं, लेकिन इस कैस्पियन सी में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस झील में जो कुछ रख दिया है वो भी बहुत ही हैरानकुन है। क्या ऐसा नहीं लगता कि कैस्पियन सी को अल्लाह से जुदा करके इसका हम मुताला कर ही नहीं सकते? क्या कैस्पियन सी महज एक झील है, या ये कभी किसी समंदर का हिस्सा रही है? क्योंकि माहिरीन अर्जियात का ये भी कहना है कि ये टेक्निक जो इफेक्ट्स आते हैं जिसमें कि ये जो ज़मीन की प्लेट्स हैं अपनी जगह से खिसक जाती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये पहले समंदर का ही हिस्सा था और फिर ये अलहदा हो गया, और अब इसका कोई कनेक्शन समंदर के साथ रहा नहीं, कोई स्ट्रेट नहीं है इसके पास। अब आप मुझसे पूछें या किसी से पूछें स्ट्रेट क्या होता है, तो स्ट्रेट उस जगह को कहते हैं जो एक ओशन और दूसरे ओशन के दरमियान एक छोटा सा शॉर्टकट जो होता है उसे स्ट्रेट कहते हैं। जैसे ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान में एक ब्रिज का काम कर रहा है, वो है इस्तांबुल। वो इस्तांबुल के पास एक स्ट्रेट है, एक रास्ता है जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा सफ़र किए बगैर बहुत छोटे से शॉर्टकट से आप जो है ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी में आ जाते हैं। इसके पास ऐसा कोई स्ट्रेट भी नहीं है। कैस्पियन सी दरअसल अल्लाह का एक तारुफ है। हमने कैस्पियन सी से लाखों करोड़ों बैरल तेल तो निकाल लिया, लेकिन एक छटांग इबरत नहीं निकाल सके। कैस्पियन सी ज़ुबान हाल से पुकार रहा है कि मेरा एक खालिक है और वो सारी कायनात का रब है, और उसके जिक्र में मशगूल हो जाओ। कैस्पियन सी की दरियाफ्त अभी अब अधूरी है। हमारे माहिरीन जो हैं इनके पास आंखें और दूरबीनें तो बहुत हैं, इनके दिमाग में लफ्ज़ तो बहुत भरे हुए हैं, इनके पास सवालात और तजस्सुस तो। कैस्पियन सी की दरियाफ्त अभी अधूरी है। कैस्पियन सी के नमकीन पानी का हर मालिक्यूल अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। कैस्पियन सी के ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह की मोहब्बत का नूर चमक रहा है, लेकिन माहिरीन को तेल, गैस और सोडियम सल्फेट के ज़खायर तो मिल गए, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत का ज़ख़ीरा उनकी नज़रों से अभी तक ओझल है। कैस्पियन सी की दरियाफ्त अभी अधूरी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन इकराम, आप सबसे गुजारिश है कि दुनिया में 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, जिनमें से 1 अरब से ज़्यादा ऐसे हैं जिन्हें कलमा सही तरीके से पढ़ना नहीं आता। अपने कलमे की तलावत को दुरुस्त कीजिए, अपने मोहल्ले में, अपनी मस्जिद के में, अपने घर के करीब जो आपके कारी साहब हैं उनको अपना कलमा सुनाइए, और इस कॉन्फिडेंस से बाहर आइए कि हमें कलमा आता है। कलमा पढ़ने का मैं एक दफ़ा अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करके निखार के पढ़ने की कोशिश कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तलफ़ुज़ सही होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 इसमें आज़म है, अल्लाह और मुहम्मद। ये जब हम दोनों सही अदा नहीं करेंगे तो इनका नूर हमें हासिल नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।